हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है। दोस्तों पार्ट नंबर 5 आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज के वीडियो में हमारा टारगेट है, पढ़ने का जो टारगेट है, दर्पण से दूरियां मापने के लिए चिन्हों का नियम पढ़ेंगे कि हम कब ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, कब धनात्मक चिन्ह लेते हैं, और साथ ही साथ अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन भी हम लोग करेंगे। अवतल दर्पण के लिए सूत्र का हम लोग निगमन भी करेंगे और साथ ही साथ प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन को भी पढ़ेंगे, जिससे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज के नाम से जाना जाता है। इन सभी टॉपिक को आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक है दर्पण से दूरियां नापने के लिए चिन्हों का नियम। तो आइए पहला टॉपिक है दर्पण से दूरियां मापने के लिए चिन्हों का नियम। कैसे जानेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले बनाते हैं अवतल दर्पण। मान लेते हैं ये आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके उठे हुए भाग पर पालिश किया जाता है तथा इसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, और यहाँ पर आपका होता है फोकस F होता है, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर आपका ध्रुव होता है P को ध्रुव कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर अवतल दर्पण बनाया जाए, ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इसी तरह से दूसरा अगर उत्तल दर्पण बनाया जाए तो उत्तल दर्पण में इसके दबे हुए भाग पर पालिश किया जाता है तथा प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसके उठे हुए भाग से होता है। तो उत्तल दर्पण में दोस्तों अगर देखा जाए तो उत्तल दर्पण में फोकस यहाँ पर होता है और वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है, और ये आपका ध्रुव होता है। P को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो दोस्तों चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में जो दूरियां नापी जाती है हमेशा दूरियां इस ध्रुव से ही नापी जाती है। चाहे इसके लेफ्ट साइड में लिया जाए, चाहे इसके राइट साइड में लिया जाए, दूरियां हमेशा ली जाती है उसके ध्रुव से ही मापी जाती है। तो दोस्तों हमें चिन्ह बताना है, तो दोस्तों वस्तु हमेशा ली जाती है दर्पण के सामने। जैसे मान लेते हैं दर्पण है तो दर्पण के सामने ही वस्तु लिया जाता है। यही पर वस्तु अगर लेंगे तो दर्पण के सामने ही क्या लिया जाता है? वस्तु लिया जाता है। चाहे हम वस्तु वक्रता के अनंत के बीच में लेते यही लिया जाता है, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ले, तो यानी कि वस्तु हमेशा इस दर्पण की इसी साइड में होता है, और प्रतिबिंब अगर यहाँ पर लेते हैं तो प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है, मान लेते हैं प्रतिबिंब छोटा बना था तो इसके लिए A' और B' प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों वस्तु से इस ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है U से प्रदर्शित किया जाता है, U से प्रदर्शित किया जाता है, तथा प्रतिबिंब से और जो ध्रुव के बीच की दूरी होता है V से प्रदर्शित किया जाता है, और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या किससे? F से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दूरी के लिए हमेशा दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ज्यामितीय निर्देशांक का अक्ष खींच लेंगे। ये आपका अक्ष होगा y एक्सिस होता है, और ये आपका होता है x एक्सिस मान लेते हैं, और P को क्या मानेंगे? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दोस्तों जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो दूरी धनात्मक मापा जाता है, और मूल बिंदु से जब राइट साइड में जाते हैं यानी दाहिने सिरे पे जाते हैं तो दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो यानी दोस्तों ध्रुव से जब इधर दूरी मापी जाएगी तो धनात्मक ऋणात्मक ली जाएगी, और ध्रुव से जब लेफ्ट साइड में दूरी मापेंगे तो धनात्मक मापेंगे। और इस ध्रुव से यानी कि हम H से जब ऊपर जाते हैं तो धनात्मक होता है, तो ऊपर मापेंगे धनात्मक और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक मापते हैं। तो इसी नियम का फॉलो हम करेंगे। तो दोस्तों इसमें 3 फैक्टर हमें स्पेशली याद रखना है इस मतलब दूरी मापने के लिए। दोस्तों हम जानते हैं कि जो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र 1/√ρ
एफ बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। 3 स्पेशली केस इसमें लिया जाता है। अभी आगे इसके लिए हम लोग इस सूत्र का भी डेरिवेशन करेंगे, निगमन करेंगे। तो दोस्तों पहला इसमें नियम लिखते हैं कि अगर अवतल दर्पण लिया जाए तो अवतल दर्पण में जो फोकस होता है आपके राइट साइड में होता है, यानी कि ध्रुव से राइट साइड में अवतल दर्पण में फोकस होता है। तो राइट साइड में हम जाते हैं तो दूरी हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक मापी जाती है। लेकिन उत्तर दर्पण में देखा जाए तो फोकस क्या होता है, इसके लेफ्ट साइड में होता है। तो दूरी हमेशा लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो धनात्मक मापी जाती है। तो पहला कंडीशन हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस, धनात्मक ली जाती है। तो पहला नियम आपको याद रखना है कि अगर अवतल दर्पण दिया हो तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी को ऋणात्मक लेंगे और उत्तल दर्पण में अगर पूछा जाए तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। और दोस्तों दूसरा नियम है कि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने ही रखा जाता है, चाहे आप अवतल दर्पण लेंगे चाहे उत्तल दर्पण लेंगे। उत्तल दर्पण लेंगे तब भी वस्तु यहीं पर लिया जाता था, भले ही इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था, लेकिन वस्तु दोनों दर्पण में वस्तु दर्पण के सामने ही लिया जाता है। तो जब दर्पण के सामने लिया जाता है तो इस ध्रुव से जब दूरी मापी जाएगी तो ध्रुव से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो राइट साइड में जाते हैं तो दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। तो दोस्तों दूसरा नियम हम लिख सकते हैं अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। दोनों के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। धनात्मक यानी कि प्लस ली जाती है, हमेशा धनात्मक ली जाती है, चाहे कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण है। तीसरा हमें याद रखना है, तीसरा हमें याद रखना है इस क्या है प्रतिबिंब के बीच की दूरी। प्रतिबिंब के बीच की दूरी को भी से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं उत्तल दर्पण में इधर वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब इधर कहीं पर बनता था, यानी कि अगर ए बी है वस्तु तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता था। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा अगर प्रतिबिंब इस दर्पण के सामने बनेगा तो उसको लेते हैं धनात्मक, धनात्मक मापा जाता है। अगर इस दर्पण के पीछे बनता है तो उसकी दूरी क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो दोस्तों इसके लिए लिखिएगा यानी कि अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए, अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने, यदि दर्पण के सामने बनता है तब प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी को ऋणात्मक तथा दर्पण के पीछे बनता है
तब प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक ली जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखना है। अगर अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। और दूसरा, अगर वस्तु तो हमेशा दर्पण के सामने ही लिया जाता है, तो वस्तु हमेशा ऋणात्मक लेंगे, चाहे आप अवतल दर्पण की बात करेंगे चाहे उत्तल दर्पण, दोनों में वस्तु क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और तीसरा पॉइंट होता है, अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो उसको ऋणात्मक लेंगे, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसको धनात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से भी आप चिन्ह को याद रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर प्रकाश किरण हमेशा कहाँ से आती है, इस राइट साइड से ही इस दर्पण पर आपतित होती है। तो प्रकाश अगर इधर से इधर आ रहा है, जैसे इसको कन्फर्म, जैसे मान लेते हैं प्रकाश इधर से इधर आता है, यानी दोस्तों राइट साइड से दर्पण पर आपतित होता है और हमेशा फोकस से होकर जाता है, हम जानते हैं। यानी कि दोस्तों अगर प्रकाश आ रहा है राइट साइड से और दूरी हम माप रहे हैं उसके विपरीत दिशा में, यानी कि प्रकाश आ रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, और दूरी हम माप रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं माप रहे हैं, तो दूरी हमेशा क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। अगर प्रकाश किरण की दिशा में हम दूरी को मापते हैं तो धनात्मक लेते हैं, और प्रकाश के किरण के विपरीत दिशा में मापते हैं तो दूरी ऋणात्मक ले जाती है। जैसे अगर हम इस दर्पण के पीछे अगर दूरी नापेंगे, तो अगर मान लेते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो प्रकाश किरण की दिशा में हम दूरी मापते हैं, ध्रुव से न नापेंगे दूरी, तो उसके लिए क्या हो जाता है, धनात्मक चिन्ह ली जाती है। तो इस फैक्टर से भी आप चिन्ह को आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का हमें निगमन करना है। यहाँ से भी एग्जाम में आपके बहुत बार प्रश्न बनता है। तो दोस्तों आइए इस निगमन को करते हैं। अवतल दर्पण के लिए स्पेशली हमें करना है दोस्तों, टारगेट है हमारा इस सूत्र का डेरिवेशन करना। 1/f बराबर 1 होता है u + 1/v। यही सूत्र आपका प्राप्त होगा। इसी सूत्र का हमें निगमन करना है। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके उठे हुए भाग पर पालिश किया जाता है तथा इसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है यहाँ पर होता है, और वक्रता केंद्र इसके 2 गुनी दूरी पर होता है यहाँ पर। दोस्तों इसके लिए कंडीशन सबसे पहले अप्लाई करते हैं। वस्तु रखा गया है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर रखा गया है, इस वस्तु को मान लेते हैं AB है। तो दोस्तों इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक प्रकाश किरण को भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकाश किरण को लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण चलती है तो वह हमेशा फोकस से होकर के जाती है। मुख्य अक्ष से चली गई प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर के जाती है। और दोस्तों दूसरा प्रकाश किरण हम लेकर के जाते हैं वक्रता केंद्र से होकर के। दोस्तों हम जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जाती है तो दर्पण के परावर्तन होने के पश्चात वह अपने मार्ग में ही वापस लौट आती है। तो दोस्तों अगर प्रकाश किरण यहाँ से लेकर के जाएंगे तो दर्पण के परावर्तन होगा, यानी कि यहाँ से गई और दर्पण का पुनः परावर्तन होगा तो इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और दोनों रेखाएं आपस में जहाँ पर कट करती है वहीं पर AB का प्रतिबिंब बनता है। AB का प्रतिबिंब A' B' प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पर आपका होता है ध्रुव P, यानी कि ध्रुव P होता है। और दोस्तों सभी दूरियां को हमेशा ध्रुव से ही मापा जाता है। दोस्तों अगर ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, फोकस आपका यहाँ पर है, इतिहास दिखा रहे हैं, ध्रुव से फोकस की दूरी को F से प्रदर्शित किया जाता है। और इस ध्रुव से जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब यही बना है आपका, तो ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होता है V से प्रदर्शित किया जाता है। और इस ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी होता है, वस्तु के बीच की दूरी को U से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा।
अब आइए इसके डेरिवेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें लिखेंगे माना इस अवतल दर्पण का नाम रख लेते हैं यम और यन। माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण एमएन है जिसकी फोकस दूरी यप, जिसकी फोकस दूरी यप कामा ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु की बीच की दूरी u तथा ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी है। अब दोस्तों करेंगे क्या, इसके लिए करते क्या है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले त्रिभुज देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज बनाने के लिए एक यहाँ पर क्या करेंगे, लंब डाल लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं R और इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी त्रिभुज एक बन रहा होगा, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश सी बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को अगर देखेंगे तो दोस्तों इस त्रिभुज का यह कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरह से इस त्रिभुज का यह कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण है, एक ही शीर्ष पर बना कोण आपस में बराबर होता है। इसी तरह यह कोण और यह कोण आपस में क्या बराबर होगा, क्योंकि दोनों समकोण है, 90 अंश का है। तो इसी तरह तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के क्या होता है, समरूप होता है। तो दोस्तों सबसे पहले समरूप का दिखाएंगे, लेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। तो दोस्तों इसमें अगर लेंगे तो कोण ए सी बी, यानी कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश, बराबर है क्योंकि दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। एक ही शीर्ष पर बना कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा कोण लिख सकते हैं, कोण ए वाला बराबर होगा इस कोण के बराबर, यानी कोण बी ए सी बराबर होगा कोण सी ए डैश बी। क्या है, प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक समकोण का मतलब प्रत्येक 90 अंश है, प्रत्येक समकोण। तो अगर दो चीज़ बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है। ए बी सी त्रिभुज क्या है, समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। जब समरूप त्रिभुज हम लोग सिद्ध कर चुके तो समरूप त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के लिए हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर होगा ए सी बट्टे ए डैश सी, लिख सकते हैं। दोस्तों अगर ए बी बट्टे लिख सकते हैं, अगर इस भुजा को लेंगे तो इस त्रिभुज में इस भुजा को लेना पड़ेगा, यानी कि ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर होगा ए सी बट्टे इस त्रिभुज में लेंगे तो ए डैश एफ। ए सी बट्टे उस त्रिभुज में अगर दोस्तों लेंगे, इस त्रिभुज में लेंगे तो ए डैश सी हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। तो यानी कि दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दोस्तों इधर भी लेते हैं, इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा होगा। एक त्रिभुज आर क्यू एफ है और दूसरा जो त्रिभुज है
ए डैश बी डैश एफ है। इन दोनों त्रिभुज में अगर देखा जाएगा तो यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और इसी तरह से यह कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश है, प्रत्येक समकोण है, तो इसलिए तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। जब दो त्रिभुजों का दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप होगा त्रिभुज एफ क्यू आर त्रिभुज के समरूप होगा। तो आइए इस पॉइंट को लिखते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एफ क्यू आर में, तो इसके लिए भी दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इस त्रिभुज में अगर आर क्यू भुजा लेंगे तो इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश यानी कि आर क्यू बराबर या क्यू आर बट्टे लेंगे तो ए डैश बी डैश फिर बराबर होगा। अगर इस भुजा को इसमें लेंगे तो इसमें भुजा लेना पड़ेगा, यानी कि क्यू एफ बट्टे क्या हो जाएगा, एफ ए डैश हो जाएगा, यानी दोस्तों क्यू एफ बट्टे ए डैश एफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद करना क्या है दोस्तों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि यह रेखा जो बी आर रेखा जा रही है इस मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर रेखा है। तो समांतर भुजाओं के बीच का जो दूरी होता है वह हमेशा बराबर होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए बी भुजा होगा क्यू आर के क्या होगा, बराबर होगा। ए बी भुजा जो होगा आपके क्यू आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि ए बी भुजा किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होती है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए बी है उसके स्थान पर हम क्यू आर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से ए बी के स्थान पर क्यू आर पुट करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर बट्टे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे ए डैश सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों अगर समीकरण 3 बन गया, अब समीकरण 2 और 3 में यहाँ पर देखेंगे तो क्यू आर बट्टे ए डैश बी डैश, क्यू आर बट्टे ए डैश बी डैश, ये दोनों क्या हो गया, एक पक्ष बराबर हो गया। तो समीकरण 2 और 3 से जब ए वाला दोनों बराबर है तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए आइए आगे नोट करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, 2 और 3 से देखेंगे तो इसका जो ए वाला पक्ष है आपस में क्या है, ए वाला पक्ष आपस में दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्यू एफ बट्टे, समीकरण 2 और 3 से क्यू एफ बट्टे ए डैश एफ बराबर हो जाएगा ए सी बट्टे ए डैश सी। इतना बराबर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्यू एफ भुजा का मान हमें पता है, क्यू एफ आपका है, इस भुजा का मान हमें नहीं पता है। इसी तरह से अगर देखते हैं ए डैश एफ भुजा का मान हमें पता है, ये भी नहीं पता है। और दोस्तों ए डैश एफ भुजा का मान निकालने के लिए हम ये भी नहीं पता है। तो दोस्तों इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए आगे करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं जैसे क्यू एफ है, क्यू एफ भुजा के बीच की दूरी हमें नहीं पता है। तो इसके लिए करेंगे क्या, अगर मान लेते हैं अवतल दर्पण का ये जो आपका द्वारक है बहुत छोटा है, अगर इस द्वारक को हम छोटा मान लेंगे तो जो क्यू बिंदु है इस पी के लगभग नज़दीक होगा। तो उस कंडीशन में जो क्यू एफ हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे यदि अवतल
दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि अवतल दर्पण का द्वारक छोटा है तो Q बिंदु ध्रुव के क्या होगा, समीप होगा। Q बिंदु ध्रुव के समीप होगा। तो इस कंडीशन में इसलिए हमने यहाँ पर लिख सकते हैं जो QF बराबर हो जाएगा FP के बराबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों QF के स्थान पर FP पुट करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा, QF के स्थान पर FP करेंगे तो FP बट्टे आपका हो जाता है A-F बराबर AC बट्टे A-C। अब इसी भी मान को हम पुट करते हैं तो दोस्तों इसके लिए FP का मान हम निकालते हैं। FP क्या है, ध्रुव से F के बीच की दूरी क्या होता है, F होता है। और हमेशा चिन्ह सहित लिखेंगे, ध्रुव से हमेशा अगर लेफ्ट साइड राइट साइड आते हैं तो दूरी ऋणात्मक मिली जाती है। यानी दोस्तों, और A-F का मान हमें पता है कि नहीं, A-F का मान नहीं पता है। तो इस मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, A-F का मान निकालने के लिए PA- में से PF को घटा देंगे, ये मान निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं FP बट्टे A-F का मान निकालना है तो PA- में से PA- माइनस इस भुजा को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, यानी कि PF, तो यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह से बराबर AC का निकालना है, A और C का निकालना है तो करेंगे क्या, यहाँ से PA माइनस PC घटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा PA में से घटा देंगे PC, PA में से यानी कि PA पूरा हो गया और PC घटा देंगे तो इस भुजा की माप निकल जाएगी जो हमें निकालना था। फिर A-C का मान निकालना है तो PA में से हम घटा देते हैं PA, यानी कि PC में से PA- घटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा PC माइनस PA- घटा देते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम देखेंगे सबका मान पता है तो चिन्ह सहित सभी मानों को इसमें पुट करेंगे। FP का मान हमें क्या है, FP का मान हमें पता है, फोकस के बीच की दूरी F चिन्ह से रखेंगे तो क्या हो जाएगा -F, फिर बट्टे PA- ये क्या है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी हमें पता है तो ये भी रखेंगे चिन्ह सहित, माइनस भी हो जाएगा, फिर माइनस PF भी क्या है, F है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस F हो जाएगा। फिर बराबर PA क्या है, यह वस्तु के बीच की दूरी है तो ये आपका हो जाएगा -U, फिर माइनस PC क्या है, यानी कि ध्रुव से C के बीच की जो दूरी होता है दोस्तों, वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होता है, यहाँ से हम दिखा सकते हैं, उसको दिखाया जाता है R से, यानी कि R से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं -R, फिर बट्टे PC लेना है तो PC यहाँ से क्या होगा, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यह भी हो जाएगा आपका -R, फिर माइनस PA- लेना है तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी है तो क्या हो जाएगा, -V। अब इसी को आगे क्या करते हैं, हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से -F हो जाएगा, -F बट्टे फिर -V यहाँ से हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से +F, फिर बराबर यहाँ से करेंगे -U और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, +R, फिर बराबर फिर -R हो जाएगा और माइनस +V। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें तीन ही फोकस दूरी, वस्तु के बीच की दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तीन ही फैक्टर में हमें मान क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो R का मान हमें रखना पड़ेगा, चूँकि हम जानते हैं कि जो R होता है, R बराबर क्या होता है, चूँकि R बराबर 2F के बराबर होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है। दोस्तों जो हम लिख सकते हैं, वक्रता जो त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है 2 इंटू फोकस दूरी, 2 इंटू फोकस दूरी होता है। तो इसी मान को इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, R के स्थान पर 2F रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा F बट्टे -V और +F, फिर बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से -U, R के स्थान पर रखेंगे 2F, फिर बट्टे R के स्थान पर क्या हो जाएगा, -2F, फिर +V। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से -F, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2F और +V, फिर बराबर
माइनस भी प्लस एफ और यहाँ से हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f। अब दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ऊपर गुणा कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस 2f का f में गुणा करेंगे एफ स्क्वायर, फिर यहाँ से प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस 2f भी, फिर बराबर यहाँ से गुणा करेंगे इसमें क्या हो जाएगा माइनस भी और माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी यू, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस 2f भी, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस के क्या हो जाएगा माइनस एफ यू, फिर इसका करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों पक्षों में 2f स्क्वायर क्या है, कट जाएगा। तो यहाँ जो बचा होगा उसको लिख लेंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा एफ भी बराबर, यहाँ से बचेगा प्लस भी यू, फिर माइनस 2f भी, और यहाँ से आपको बचेगा माइनस एफ यू। अब इसको इधर लाते हैं तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा एफ भी, और इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 2f भी, फिर बराबर आपका हो जाएगा भी यू, फिर माइनस एफ यू। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 2f भी है, यहाँ से एफ भी तो बचेगा, एफ भी बचेगा, एफ भी बराबर हो जाएगा भी यू माइनस एफ यू। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब क्या किया जाएगा, समीकरण 4 में दोनों पक्षों में, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में तीनों फैक्टर एफ यू भी से क्या करेंगे, भाग देने पर। तो दोस्तों यहाँ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ भी बट्टे एफ यू भी से भाग देना है, फिर बराबर भी यू बट्टे क्या हो जाएगा एफ भी या एफ यू भी, फिर माइनस एफ यू बट्टे क्या हो जाएगा एफ यू भी। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं, तो यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से एफ कैंसिल, फिर यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों भी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, और यहाँ से एफ कैंसिल, और यू से यू कैंसिल, बचेगा एक। तो दोस्तों यहाँ से बचेगा 1/u, फिर बराबर 1/f माइनस 1/v। तो इस फार्मूला को इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही आपके सूत्र को डेरिवेशन करना था जो प्राप्त हो चुका है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रूफ। यही सूत्र हमें प्राप्त करना था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको, यह डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों सेम टॉपिक है, अगर उत्तल दर्पण के लिए भी हम निकालेंगे, दर्पण का सूत्र का निगमन करेंगे तो सेम यही सूत्र प्राप्त होगा, बस उसका चित्र अलग होगा, उसका प्रतिबिंब अलग होगा। तो आप उससे भी आप एक बार ट्राई करके आसानी से देखिएगा, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।